नमस्कार दोस्तों। पिछले 5-7 दिनों से काफ़ी विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनके फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की जो वैकेंसीज़ आई है अभी लेटेस्ट में, उनकी पुस्तकें नहीं मिल रही है। देखिए, कोई सा भी आयोग हो, चाहे एमपी आयोग हो, चाहे अपनी आरपीएससी हो, चाहे यूपी हो, कोई सा भी हो, हिंदी में क्या होता है कि रचनाएँ उठा-उठा कर के वैसे ही रखते हैं। तो अपन ने सरसा पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोगों ने पहले भी पुस्तकें पढ़ी होंगी। इकाई 11 से लेकर के 19 तक जो भी रचनाएँ जुड़ी है ना, उनकी पुस्तक तैयार करवा दी है। आपके जितने भी मित्र हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सभी लोग जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उन तक ही ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेषित करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुस्तक का अच्छा कंटेंट है वो विद्यार्थियों तक पहुँचे, उसका लाभ मिले। इकाई 11 से 19 तक, ठीक है? गद्य और पद्य की सारी रचनाएँ मिलेंगी, पूरा पाठ मिलेगा और आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप किसी भी वीडियो पे यूँ ही भरोसा मत करना। उसमें देखिएगा, आपको मैं पूरा चैप्टर दिखाऊँगा। ये मार्गदर्शिका है, ठीक है? और इसमें आप लोग देखिएगा, आपको मैं पुस्तक की अनुक्रमणिका दिखा देता हूँ पहले, ठीक है? तो गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, आपका बंटी मनु भंडारी जी का उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। फिर इकाई 12 की जो है, उसमें कबीर के जो दोहे जोड़े गए हैं साखियों के, वो देखिएगा। 1, 5 और 7 ये जो कविताएँ जोड़ी गई हैं गुरुदेव के अंग में। सूरदास जी का भ्रमर गीत सार में 21, 23 और 25 ये वाली कविताओं के मतलब पूरा सार मिलेगा आपको। फिर आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। बिहारी की बिहारी सतसई के दोहे मिलेंगे। महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुःख की बदली कविता। फिर आगे का नदी के दीप और मुक्तिबोध का अंधेरे में। फिर इकाई 13 है, उसमें सुदर्शन की हार की जीत है वो मिलेगा। और रामनारायण उपाध्याय का क्या ऐसा नहीं हो सकता पत्रलेख मिलेगा। भवानी प्रसाद मिश्र की श्रम की महिमा कविता मिलेगी। और गोपाल प्रसाद व्यास की खूनी हस्ताक्षर कविता है। राम प्रसाद बिस्मिल की मेरी माँ कहानी है। और अमरकांत हैं, उनकी दोपहर का भोजन कहानी है। इसी के साथ में शिवानी जी हैं, उनकी अपराजिता कहानी है। हरिकृष्ण प्रेमी की राखी का मूल्य एकांकी है। मालती जोशी का दादी की घड़ी कहानी है। जैनेन्द्र की पत्नी कहानी है। विष्णु प्रभाकर के नींव का पत्थर एकांकी है। और शरद जोशी की जीप पर सवार इल्लियाँ, ठीक है, ये व्यंग्य निबंध है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है। इसी के साथ में आगे देखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन का पथिक कविता है। और इसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर की याचक और दाता कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर की भगवान के डाकिए कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या निराशा हुआ जय निबंध है। और रमेश चंद्र शाह का कठिन समय डायरी है। इकाई 16 जो है, उसमें जोड़ा गया है आप लोगों के भगवतीचरण वर्मा की दीवानों की हस्ती कविता, रामचंद्र तिवारी की पत्नी की कहानी निबंध, सुभद्रा कुमारी चौहान का पानी और धूप कविता, विष्णु प्रभाकर की नींव के पत्थर एकांकी, उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी, मंगरेश डबराल की संगतकार कविता। और इकाई 17 में हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग्य जोड़ा गया है, प्रेमचंद के फटे जूते, महादेव वर्मा के मेरे बचपन के दिन, प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी, श्यामचरण दुबे का उपभोक्ता और संस्कृति निबंध। ये कक्षा 9 की पुस्तक है। राहुल सांस्कृत्यायन की लहासा की ओर यात्रा वृतांत, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना कविता। इकाई 18 में रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, उनका रेखा चित्र है बालगोविंद भक्त, ये 10वीं क्लास में है। यशपाल का लखनवी अंदाज निबंध है। मनु भंडारी की एक कहानी, ये भी आत्मकथा है। स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा कहानी है। आज्ञे का मैं क्यों लिखता हूँ निबंध है। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता है। और इकाई 19 में भूषण हैं, उनकी कविता है पद संख्या जोड़ी गई शिवा बावनी से। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, सुमित्रान पंत की ग्रामसरी, राजेश जोशी के बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश दयाल सक्सेना की मेघ आए हैं। और जयशंकर प्रसाद की आत्मकथे कविता है। ये कक्षा 9 और 10 एनसीईआरटी की हैं। और जो ऊपर मैंने आपको बताई है 11 से लेकर के 17 तक, वो भी आप मध्य प्रदेश में जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पुस्तकें चलती हैं, उनमें से ये रचनाएं अलग अलग उठा उठा के लिखी। इन सभी को एक जगह करके अपन ने एक पुस्तक तैयार की है। आप लोगों के जितने भी मित्र हैं, उन सभी तक ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग 9928 90 47 और 82 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको घर बैठे पुस्तक है वो मिल जाएगी 9928 90 47 82। अब मैं पुस्तक का थोड़ा सा कंटेंट दिखाता हूँ। देखो, ये जैसे
पहला अपने पाठ ले लेते हैं संगीतकार मंगलेश डबराल का। मंगलेश डबराल ने उनका जन्म हुआ था देखिए 16 मई 1948 को कालापानी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। मंगलेश डबराल हिंदी के प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, भोपाल से प्रकाशित अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा समय आदि पत्र पत्रिकाओं का ये संपादन कार्य करते थे और वर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से ये जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। फिर आगे देखिए मंगलेश डबराल जो हैं उनकी कविताओं भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, पोलिशी, बुल्गारिया, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली आदि अनेक भाषाओं में क्या हुई हैं, अनुदित भी इन रचनाओं को किया गया है। आगे देखिएगा मंगलेश डबराल हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और इनकी कविताएं सामंती, बौद्ध और पूंजीवादी छल दोनों का प्रतिकार है। मंगलेश डबराल ख्याति अनुवाद के रूप में भी रही, यानी अनुवादक भी रहे हैं। कविता के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, जनसंचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर नियमित इन्होंने लेखन कार्य है वो अपना जारी रखा है। डबराल 2000 में हम जो देखते हैं काव्य के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये वाला प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हम जो देखते हैं इस पे कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य पुरस्कार। हम जो देखते हैं किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की। साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को कब मिला, 2000 में। इस प्रकार से 2-3 तरीके से इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। अब देखिए मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ की जगह है और नए युग के शत्रु, ये इनकी काव्य रचना मतलब कविता संग्रह। यात्रावत संस्मरण है, एक बार, आयोवा, और गद्य रचना में लेखन की रोटी और कवि का अकेलापन। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं कि कहीं से चला आता है संगीतकार स्वर उठा करके और कभी भी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह है बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है। इस प्रकार से इनकी ये कविता है। आपने परिचय देख लिया। परिचय में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो संगीतकार जो कविता है वो आपको पूरी मिलेगी। देखो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। ये बिल्कुल खड़ी बोली की है। इसका नीचे अच्छे से अनुवाद भी दिया गया है कि देखो कवि कहता है कि मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देने वाली संगीतकार की आवाज़ सुंदर परंतु कमज़ोर और कांपती हुई थी। संगीत कार्यक्रम में एक मुख्य गायक होता है, उसका स्वर ही मुख्य होता है, उसका साथ देने वाले एक नौसिखिया गायक होता है और वह संगीतकार कहलाता है। इसलिए कांपते हुए गाता है और मुख्य गायक का साथ देता है। कवि ये कहता है कि संगीतकार मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या फिर उसका शिष्य अथवा दूर गांव से पैदल चल करके आया हुआ रिश्तेदार भी हो सकता है। दरअसल प्रत्येक मुख्य गायक के साथ में कोई संगीतकार अवश्य होता है। अधिकतर संगीतकार छोटा भाई, शिष्य या फिर रिश्तेदार होते हैं। संगीतकार मुख्य गायक का साथ देता हुआ स्वयं ही एक दिन गायक बन जाता है और जब तक वह संगीतकार रहता है तब तक संगीतकार जैसे ही वह लगातार उसी प्रकार से उसकी मानवीयता भी जिंदा रहती है। इस प्रकार से प्रत्येक पद्य का आपको अनुवाद भी मिलेगा, आप नीचे देख सकते हो। और उसके बाद में आप लोगों को इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। देखो महत्वपूर्ण बिंदु भी साथ साथ में पूरी पुस्तक में आपको मिलेंगे पूरे पाठ की। अब इसमें देखो पूरा पाठ हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद में देखिएगा कि संगीतकार कविता में उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है जो स्वयं सामने नहीं आते हैं, पर मुख्य जो कलाकार होता है उसके महत्व को बढ़ाने के वो मेहनत करते हैं। ऐसा करना छुटपन नहीं बल्कि क्या होता है, उसकी मानवता होती है। ये मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे आपको प्रत्येक पाठ के आगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे देखो संगीत के 7 स्वरों में ये जो शब्द होते हैं ना, ऋषभ है, गांधार है, पंचम है, मध्यम है, देवित्य है, निषाद है, ये संक्षेप में रेगा मा सा रे पे इस प्रकार धा ये बोलते हैं ना मन सा रे गा मा पा, ऐसे ये सरगम इनको कहा जाता है। सप्तक का अर्थ क्या होता है? 7 का समूह है, 7 स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। इसमें 7 स्वर शुद्ध होने के कारण ही इसको सप्तक कहा जाता है। ध्वनि की ऊंचाई व सिंचाई निचाई के आधार पर संगीत के 3 प्रकार सप्तक होते हैं। साधारण ध्वनि के माध्यम से सप्तक कहा जाता है और मध्यम सप्तक में से ऊंची ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं और मध्यम जो सप्तक के नीचे की ध्वनि है उसे मंद सप्तक कहा जाता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। एक बार आप लोग अच्छे से इस किताब को पढ़ोगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हो जाएगा। आगे आप लोग देखोगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ,
1948 में। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म है वो कहाँ पर हुआ? ये काफला ने टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2000 में। किस रचना पर मिला? वो सारी चीज़ें हैं। इसके हर एक पंक्ति से प्रश्न बनाया गया है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? यहाँ पर अपन प्रश्न देखते हैं तो मुख्य गायक की आवाज़ है वो चट्टान की जैसी होती है। इस प्रकार से मतलब हर एक अच्छे से प्रश्न बनाए गए हैं। आप सभी के सामने है ये पुस्तक, आप लोग देख सकते हो। यानी प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इसमें तराशा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी का है। अब स्वयं प्रकाश जी का पूरा परिचय मिलेगा कि 20 जनवरी 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अधिकांश समय इनका राजस्थान में अजमेर में गुजरा था, है ना। स्वयं प्रकाश के पिताजी प्रारंभ में अजमेर में रहते थे। साहित्यिक जीवन की कविता की शुरुआत अजमेर से हुई है और कथाकार रमेश उपाध्याय की सोहबत से उनको लेखन में मतलब सहायता मिली है, प्रारंभ करवाया है। ये सारी की सारी चीज़ें। स्वयं प्रकाश का उपन्यास ईंधन है, वो भूमंडलीकरण की वृहद परिघटनाओं और भारतीय समाज पर पड़े रहे प्रभावों पर अध्ययन करने वाला हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। बीच में मैंने ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ जंगल का दाह है, आगे गोरी का गुस्सा है, बाबूलाल तेली की नाक है और कान दांव पर है। ये इसकी मतलब प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। संग्रह देखो तो मात्रा और बहार है, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म। ये सारी चीज़ें अच्छे से पूरा परिचय है वो दिया गया है, उपन्यास कहानी नाटक सारा। फिर आप देखते हैं तो पूरा पाठ है वो बहुत अच्छे से इसमें एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार लिखा गया है। प्रत्येक चीज़ को तराशा गया बहुत ही अच्छे से। इसी के आगे भी आपको वस्तु ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की लोकप्रिय कहानी है और हलदार साहब के 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से वो कस्बे से गुजरना पड़ता था। और मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगाई गई थी, जिस पर कारीगर ड्राइंग मास्टर मोतीलाल तथा मूर्तिकार नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने मूर्ति लगाई थी। ये मतलब आप पूरा पाठ पढ़ोगे तो उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के अनुसार यहाँ पर लिखी गई हैं। आई बात समझ में? तो पूरा पाठ पढ़ने के बाद में अपने को एक मतलब उसका सारांश है वो भी अंत में मिलता है। और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप स्वयं देख सकते हो। देखो, स्वयं प्रकाश मूल रूप से किस राज्य के कहानीकार हैं? तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। मूल रूप से वो राजस्थान के माने जाते हैं। आगे बात, क्योंकि यहाँ से उनका लेखन कार्य शुरू हुआ था, जन्म है उनका मध्य प्रदेश में हुआ। स्वयं प्रकाश ने साहित्यिक लेखन की विधा की शुरुआत कहाँ से की? तो कविता लिखने से की है। इसी प्रकार से स्वयं प्रकाश किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रकार से है, बहुविधि अलंकरण से उनको विभूषित वो किया गया है। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रत्येक पंक्ति से शानदार जो प्रश्न होते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं, वो अच्छे से तराश करके इसमें जोड़े गए हैं। इसी प्रकार आप लोग देख बहुत बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको खूब इसी प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कवि परिचय है, लेखक परिचय है, वो पहले केदी और कोकिला कविता है उसमें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में बबाई होशंगाबाद में। एक और भी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हुए हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी होशंगाबाद में हुआ है, परंतु उसका गांव कौन सा वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो अच्छे से सुन रहे हैं, यानी किताब पुस्तक को आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, कि इस पुस्तक में क्या क्या अपने को कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। उस जो लेखक का मैं व्यंग्यकार नाम बता दिया है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नंद चतुर्वेदी जी पिताजी, माताजी सुंदरबाई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 8वीं पास करने के बाद में 16 साल की उम्र में ही खंडवा में एक मिडिल स्कूल है वहाँ पर शिक्षक बन गए। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है इन्होंने। कर्मवीर पत्रिका 1919 में जबलपुर से प्रकाशित शुरू की थी उन्होंने। संपादक माधव प्रसाद स्प्रे थे। स्प्रे के निधन के बाद में 1922 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वयं संभाल लिया था सारी बातें। और एक जो परीक्षा में पक्का पूछा जाने वाला प्रश्न ये होता है कि किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्यिक देवता, साहित्यकारों के द्वारा दादा तथा एक भारतीय आत्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि ये मतलब मातृभूमि पर ही ज़्यादातर कविताएं लिखते थे, इसलिए इनकी आत्मा में भारतीयता बसी हुई थी, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं और उसमें स्वयं स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना उनकी रचनाओं में मिलती है, जिसके कारण उनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी कवि, कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 3-4 बार वो क्या है कि जेल गए थे और
भक्ति प्रेम और प्रकृति से संबंधित इन्होंने कविता लिखी। और जेल में जब ये कैद थे ना, उसी समय इन्होंने कैदी और कोकिला वो कविता की रचना वो की है। अब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, एक पक्का प्रश्न इनसे पूछा जाएगा, हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण, वेणु गुंजेदरा, पुष्पे विलासा, मरण ज्वर। बहुत ही इनको हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अमीरी राधे गरीबी राधे, चिंतक की लाचारी, साहित्य देवता और बिजली काजल आंचरी। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक है इनका। और समय के पाँव है वो संस्मरण इन्होंने लिखा था। साहित्यिक देवता निबंध बहुत प्रसिद्ध है इनका। अब ये कैदी और कोकिला कविता है ना, आप लोगों को एक पद्य मैं पढ़ा देता हूँ। कंटेंट कैसा है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। बहुत ही प्यारी कविता है कि कारागार में बंद क्रांतिकारी कवि रात को कूकने वाली जो कोयल है उससे पूछता है कि हे कोयल, तुम रात को क्या गा रही हो। एक बार कूक फिर चुप हो जाती हो। कोयल बोलो, इस अंधकार रात में तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या कहना चाहती हो, संदेशा किसका लेकर के आ रही हो, कोयल बोलो तो क्या बात है। इस प्रकार जेल में कवि बंद होकर के कोयल को बोलना प्रेरणादायक लगता है, क्योंकि देश की जो आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे अनेक क्रांतिकारी हैं जो सरकार के द्वारा जेल में बंद कर दिए गए हैं। और कोयल की बोली से ऐसा लगता है कि कोयल भी देश की स्वतंत्रता से बहुत आहत है, बहुत ही परेशान है, इसलिए वो कवि है, उसको एक संदेश मिल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। पूरी कविता है वो बहुत अच्छे से शानदार तरीके से प्रस्तुत की गई है, पूरी पुस्तक में आप देख सकते हो। और उसके बाद में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही शानदार है। प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आपके यहीं से पुटअप हो जाएगा कि क्रांतिकारी के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार होने के कारण कोयल दुखी होकर के बोलती है। इस प्रकार कोयल को कवि ने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बताया। तो पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में किसने बताया है, कि कैदिया कोयल, तो कोयल होगा। कवि ने मधुर स्वर वैभव की रखवाली किसको बताया, मतलब कोयल को बताया। कवि ने जंजीरों में सांकड़ों में क्रांतिकारियों का गहना किसका बताया है, जंजीरों सांकड़ों को। जेल में कैदियों के द्वारा पत्थर तराश करके जो गिट्टी बनाई जाती थी वो परिश्रम में कैदियों के हाथों को स्पर्श करती है, तो कवि जी उनका ये गान बताया है। जेल में कुएं में पानी निकालने के लिए जो चरस खींचने थे, कवि ने ब्रिटिश राज में अकड़ और कुआं खाली करने वाले समाने बताया है। रात को कोयल का बोलना कवि की प्रेरणादायी लगा है, इसलिए कवि ने कोयल को विद्रोह के बीज बोने वाली के समान बताया है। और कोयल की बोली को कवि ने चमकीले गीत के रूप में बताया है। इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण ये प्रश्न मिलेंगे कि चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी तो 1889 में। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से लोकप्रिय हुए, तो साहित्य देवता नाम से। आप लोग देख सकते हो बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे। एक यहाँ पे बता देता हूँ आपको, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो हिमतरंगिणी के लिए मिला था। 1955 में मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पद्म भूषण 1963 में मिला हुआ था। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से पुस्तक को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पाठ को पढ़ाया गया है। अगर किसी विद्यार्थी को आपके जो मध्य प्रदेश के हैं MP वर्ग 2 के, तो पुस्तक लेनी है तो आप लोग स्पेशली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 99 28 90 47 और 82 में। और अपना टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य मंच, जो कि आप यूट्यूब के एंड में जाओगे तो आप लोगों को वो उसका लिंक है वो मिल जाएगा। हिंदी साहित्य मंच आप ज्वाइन कर लेना। और पुस्तक जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना ताकि समय बहुत ही कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास में ये कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।